हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि पता है, आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे चैप्टर। ठीक है, जो हमने पढ़ाकर रखे हुए हैं। साथ में एक और बात है कि हमारी जो हम जब नया चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके पहले सारी एक्सरसाइज कराने से पहले हम पूरा का पूरा चैप्टर विद उदाहरण कंप्लीट कराते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मिल गई होगी। तो चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो होती है उसको बाद में करेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले अगर हम पूरे चैप्टर को एक अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए मैं पहले आपका जो चैप्टर होता है उसको पूरा पूरा डिटेल में कराती हूँ। चाहे हमारी क्लास लंबी हो जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल पढ़ोगे। ठीक है, तो हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। फिर कल से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है? तो द्विघात का मतलब होता है जिसकी दो घात होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दी गई है, जो क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में, अगर इसका हम वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये जो है द्विघात हमारी समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आखिर इसको बोला क्या क्यों गया है भाई? सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ठीक है, तो चर वो होते हैं जैसे कि हमारे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए बी सी, ये जो होते हैं इस तरीके के वर्ड्स, जो लेटर्स होते हैं वो हमारे चर होते हैं। और जो हमारे नंबर होते हैं 0 1 2 3, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो हमारे अचर होते हैं। चर और अचर से मिलकर बनता है हमारा व्यंजक। और व्यंजको वही जो व्यंजक होता है, अगर उसमें हम घात लगा देते हैं, ठीक है, एक्स की घात अगर 2 कर देते हैं, मैक्सिमम घात अगर 2 कर देते हैं, तो वो हमारा बहुपद बन जाता है। बहुपद भी हमारा बहुपद, ये किस टाइप का बहुपद है? ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अगर मैक्सिमम घात की बात की जाए तो वो हमारी कितनी है? 2 है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो गया। ये कह रहे हैं जब इस बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है? बहुपद है, हमने क्या कर दिया? इसको शून्य के तुल्य कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया है? एक द्विघात समीकरण हो गया है। ठीक है, आया समझ में? फिर उन्होंने एक उदाहरण लिया है। ये कह रहे हैं कि उदाहरणतः मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट की बात की जा रही है, जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, कितने का? 300 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, इन्होंने कहा जिसकी लंबाई जो है, ठीक है, उसकी चौड़ाई की 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई की बात कर रहे हैं। किसको लेकर कर रहे हैं? चौड़ाई को लेकर कर रहे हैं। जिसको लेकर हम किसी की बात करते हैं, तो जिसको लेकर करते हैं ना, उसी को मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया है? चौड़ाई मान ली। ठीक है, पहले हम चौड़ाई मानेंगे, फिर हम लंबाई की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने चौड़ाई को लेकर लंबाई की बात की थी कि ये 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमने लंबाई क्या मान ली? 2x प्लस मान ली। इसी तरीके से हम मानते चलते हैं। अगर हम हमारी क्लासेस कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा किस तरीके से हम मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा है कक्ष का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल निकालना है, ये हमारा आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? तो वो होता है L इंटू बी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो ये रही हमारी लंबाई और ये रही हमारी चौड़ाई, गुणा कर दी। ठीक है, और हम इन्होंने बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल है 300, इन्होंने ऑलरेडी पहले ही से ही बता के रखा था। तो ये जो हमारा क्षेत्र, हमने जो इसकी मल्टीप्लीकेशन की थी, तो उसको हमने 300 के इक्वल कर दिया। जब हमने 300 को उधर भेज दिया, तो ये हमारा क्या बन गया है? एक द्विघात समीकरण बन गया है। बस इतना इन्होंने समझाने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 2 की एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये बातें समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं सबसे पहले चैप्टर को ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये मेरे मेरे खुद के पढ़ने का तरीका भी है। किसी भी क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं उसका जो बेस होता है उसको समझने की कोशिश करती हूँ, फिर क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। ठीक है,
अब करते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के प्रकार के समीकरण को हल करने के तुल्य है। मतलब ये भी हमारी क्या है, यहाँ पे भले ही माइनस लगाओ पर ये भी हमारा क्या है, द्विघात समीकरण ही है, ऐसा नहीं इसको कुछ और ही बोला जाएगा। तो इन्होंने बस यहाँ पे बात की है कि द्विघात समीकरण को कौन कौन लेकर आया है, इसको किसने किसने हल दिए हैं। तो इन्होंने बताया ब्रह्मगुप्त की बात की है, श्रीधराचार्य की बात की है, फिर इसके बाद इन्होंने किसकी बात की थी, अल ख्वारिज्मी की बात की है। फिर उसके बाद इन्होंने अब्राहम बार हैया खान नासी न्यूरो की बात की है, लिबर इम्बाडोरम की बात की है। यहाँ पे बस इन्होंने इसका इतिहास के बारे में बोला है। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण, जो हमारी मेन हेडिंग है यहाँ पे, ये आखिर होता क्या है। तो इन्होंने हालांकि हमने बता दिया है, फिर से देख लेते हैं। अगर हम किसी चीज को एक दो बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हम उसको कभी भूलते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चर x में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के प्रकार की होती है, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और ए जो है वो हमारे 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 305 एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस बराबर 0, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 बराबर 0 भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, हालांकि इन्होंने इस समीकरण में क्या किया है, एक्स स्क्वायर को बीच में कर दिया है, इस वाले समीकरण में भी इन्होंने एक्स स्क्वायर को बीच में कर दिया है। पर हमें क्या देखनी है, किसी भी समीकरण में हमें देखना ये होता है कि उस पूरे समीकरण में मैक्सिमम घात कितनी है, चाहे वो पहले हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, हमें मैक्सिमम घात देखनी होती है। अगर मैक्सिमम घात 2 है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। कहने का मतलब बस इतना ही है। और ये जो हमारा इन्होंने दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप बोला जाता है। ठीक है, और साथ में ए बी सी, ये जो हमारा ए है, बी है, ये सी है, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या हुआ, अचर संख्याएं हमारी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने उदाहरण बताए। ठीक है, उदाहरण हम कर लेते हैं। इन्होंने पहला जो उदाहरण दिया है, इन्होंने कहा निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, मतलब हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। इन्होंने कहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के पास कितने थे, मान लो जॉन के पास एक्स थे, जीवंती के पास वाई थे, और कितने थे टोटल, 45 थे, और दोनों ने 5-5 खो दिए। मतलब जीवंती के पास, जॉन के पास 5 चले गए, और जीवंती के पास भी कितने थे, 5 चले गए। मतलब y-5 कर देंगे। आपके पास 10 टॉफी हैं, आपने 5 टॉफी खो दी या हमें दे दी। ठीक है, तो आपके पास कितनी बची, 10 में से 5 को घटाओगे तो 5 ही तो बचेंगी। सेम वही काम है, तो खो देते हैं। तो उन्होंने कहा उनका खो देते हैं। अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब कंचों की जो संख्या बची है, ये बची ना संख्या, इनका गुणनफल जो है, इन्होंने क्या बोला है, 124 है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग 10th में हो, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सिर्फ वही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वही आएंगे, उदाहरण भी आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बनाकर भी आ जाते हैं। ये आप लोग अच्छे से जान लीजिए, इसीलिए पूरे चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लासेस को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, आप लोग देख लेते हो, कभी कुछ अच्छे बच्चे तो सारे ही होते हैं, पर कुछ बच्चे जो होते हैं समझते हैं हाँ मैम उतना मेहनत करती हैं भाई, क्लासेस बनाने में, लगातार बोलने में, उसके बाद एडिटिंग करने, अपलोड करने में, सब कुछ लिखने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, ये सिर्फ वही जान सकता है जो एक टीचर होगा। ठीक है, फिलहाल अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अच्छा आपको रिस्पॉन्स दे रही हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही रहती है कि हमारे वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आजकल ग्रुप्स तो सबके बने हुए हैं, तो हम ग्रुप्स में हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करिए। ठीक है, किया करिए। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, इन्होंने कहा कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, एक्स है, और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई है,
45 माइनस एक्स, इस तरीके से इन्होंने कर लिया है। ठीक है, उस तरीके से जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। जो वो मैं तरीका बता रही थी वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा तरीका था? उस तरीके से आपकी दो वो बनती, क्या बोलते हैं, दो समीकरण बनती, उसको आप प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने ये तरीका नहीं पढ़ा तो उस तरीके से कर सकते थे, इसीलिए मैंने पहले तरीका आपको वो बताया है। पर हम यहाँ पे द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर आपके पास, देखो ये है आपके पास टॉफियां, टॉफियां समझो, कंचे समझो। ठीक है, ये है आपकी बहन के पास। ठीक है, अब दोनों के पास कितने हैं? 45 है। और हमने मान लिया कि आपके पास x है, तो आपकी बहन के पास क्या करेंगे? तो आप 45 में से ही तो घटा दोगे, तो जितने बचेंगे वो आपकी बहन के पास हो जाएंगे। सेम बात इन्होंने यही की है। ठीक है, कि इन्होंने मान लिया है जॉन के पास तो एक्स है, तो बहन के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? तो जो टोटल थे, टोटल में से हम अपने पास जितने हैं उसको घटा देंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं ये बात समझ में आई है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। देखो, जैसे कि आपके पास 10 कंचे हैं। ठीक है, आपकी बहन के पास, हमको नहीं पता है, आपको आपको भी नहीं पता है आपकी बहन के पास कितने कंचे हैं, तो इस जगह को हमने खाली छोड़ दिया। फिर लेकिन हमको ये पता है कि टोटल कंचे जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी बहन के पास कितने हैं? तो आपको अपने पास पता है कितने हैं और टोटल पता है कितने हैं। तो आप क्या करोगे? 15 में से 10 को घटा दोगे, तो आप समझ जाओगे ना मेरी बहन के पास 5 कंचे हैं। सेम वही काम कर रहे हैं कि हम पैता टोटल में से अपने पास जो कंचे हैं उसको घटा दे रहे हैं, तो हमें जीवंती के पास पता चल गया। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे हैं जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या। भाई 5 कंचे खो गए, जॉन के पास थे कितने? एक्स थे, तो एक्स में से हमने 5 को घटा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है 5 कंचे जीवंती के भी खो गए, तो जीवंती के पास कितने थे? 45 माइनस एक्स थे, 5 और खो गए। अब ये प्लस का 45, ये माइनस का 45 घट जाएंगे, तो हमारा कितना बचा? 40 बचेगा, और माइनस एक्स था ही। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो इन्होंने पहली समीकरण में तो यही बताया था कि दोनों कंचों का योग 45 है। दूसरे में ये बोल रहे हैं कि उनका जो गुणनफल आ रहा है कंचे खोने के बाद में, तो हमने क्या कर दिया? कंचे को इसके जॉन के पास खोने के बाद इतने बचे थे, जीवंती के पास खोने के बाद इतने बचे थे, तो इनका गुणनफल कर लिया। ठीक है, गुणनफल कर लिया। गुणनफल आखिर हमारा होगा कैसे? इस चीज को भी आप समझ लीजिए, अच्छे से समझेंगे। ये ब्रैकेट का मतलब होता क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो x है इसकी गुणा एक बार इससे होगी, और इसी x की गुणा एक बार इससे होगी। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 5 है, -5 की गुणा एक बार इससे होगी, इसी -5 की गुणा एक बार इससे होगी। इन दो ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है हम आपस में उनकी गुणा करते हैं। तो इस तरीके से x और 40 की गुणा हुई तो 40x आया, x और माइनस x की गुणा हुई तो माइनस का x स्क्वायर आया, 5 और 4 की गुणा हुई, 5 और 4 40 की गुणा हुई तो 200 आया, और -5 और माइनस का x की गुणा हुई प्लस का 5x आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसको, इसमें भी एक्स था इसमें भी एक्स था, सॉल्व किया 45 एक्स आ गया, माइनस का 200 था ही। तो इस तरीके से ये हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया, जो कि क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स और माइनस का 200, ये हमारी क्या है? द्विघात समीकरण। अब इन्होंने कहा था क्या, इनका जब हम गुणनफल करते हैं तो हमारा कितना आता है? 124, 124 आता है, तो हमने इसको 124 के बराबर कर दिया, फिर 124 को हम उधर ले गए, तो ये हमारा माइनस में होके ऐड हो गया, तो हमारा 324 हो गया जाके। फिर हम इसको क्या करेंगे? ये हमारा समीकरण आ गया। अब ये कह रहे थे कि प्रारंभ में इनके पास कितने सिक्के थे, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, फिर हमें पता चलेगा। लेकिन हमें सिर्फ, उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था, हमें सिर्फ गणितीय रूप देना है, तो गणितीय रूप हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अतः जॉन के पास जितने कंचे थे, जो समीकरण हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, बस इतना ही करना था। इसके आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम ये और समीकरण को, द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, और ये द्विघात समीकरण हमने सॉल्व करना शायद चैप्टर 2 में सीखा था।
ठीक है, आपको ये आना चाहिए। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाना, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अपना सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बहुत आराम से, बहुत धीमे धीमे पढ़ाती हूँ, एक एक स्टेप को लेकर चलती हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे। अगर आपके मन में कोई डाउट भी आता है तो मैं उसको क्लियर कर दूं, इसीलिए मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती हैं। खैर, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, क्या करता है? एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में, 55 में से एक दिन में निर्माण के, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है, और ये कह रहे हैं 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आपके दिमाग में लाने की कोशिश करूंगी। आखिर ये क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने जो है बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है उन्होंने बताया रुपए में है। ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को, ठीक है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, जो मूल्य है, किसका मूल्य? एक खिलौने का जो मूल्य है, इन्होंने कहा खिलौने का मूल्य जो है वो किस में है? रुपए में है। ठीक है, और 55 में से हमें क्या घटाना है? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने। ठीक है, 55 में से मान लो हमने एक दिन में निर्माण किए हैं कितने खिलौने? एक्स खिलौने हमने निर्माण किए हैं एक दिन में। अब ये कह रहे हैं 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अब हमने एक दिन में इतने खिलौने घटाए थे, अब ये कह रहे हैं उसको एक दिन में जितने हमने खिलौने बनाए थे उसको 55 में से घटा दो, और जो संख्या आती है वही इसका मूल्य है, ये कह रहा है। ठीक है, आगे फिर कहते हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपए है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जिस दिन हमारी लागत जो है 750 रुपए आई थी, उस दिन हमने कितने खिलौने बनाए थे। वो जस्ट लिख नहीं रहे हो, आगे बैठे हो? अच्छा, ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है? X मानी थी ना हमने x, तो इन्होंने भी वही x ही मान लिया है। अब ये कह रहे हैं उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत जो है कितने की होगी? एक खिलौने की लागत की बात कर रही है, इन्होंने कहा था 55 में से उस दिन जितने भी खिलौने बनाए गए हैं उसको घटा दो, तो हमने घटा दिया 55 माइनस x आ गया ना। फिर उसके बाद कहा है उस दिन कुल निर्माण लागत जो है कितनी हुई? भाई हमने खिलौने की संख्या पता कर ली और लागत भी पता कर ली, तो हमें पता चल जाएगा ना कि उस दिन टोटल कितने खिलौने जो है बने, हमारे कितने लागत आई है खिलौने बनने के। अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं। जैसे कि आ, मान लीजिए आपने क्या बनाया, क्या बनाओगे आप? मान लो खिलौने ही बनाए आपने कोई, ठीक है, तो मान लो आपने एक दिन में 5 खिलौने बनाए हैं। ठीक है, एक दिन में कितने खिलौने बनाए हैं? 5 खिलौने बनाए हैं। और आपका एक खिलौना जो है वो 2 रुपए का है। आपका एक खिलौना 2 रुपए का है और आपने टोटल 5 खिलौने बनाए हैं। अगर मैं कहूँ टोटल कितने रुपए के खिलौने बनाए, तो आप क्या करोगे? आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सिंपल से गुणा करके बता दोगे 10 रुपए के मैंने खिलौने बना दिए। लेकिन आपने किया क्या है? यहाँ पे गुणा किए है ना। तो अगर आपको संख्या पता है, एक का मूल्य पता है, तो टोटल वैल्यू पता करनी है, टोटल मूल्य पता करनी है, तो आपको गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? x की 55 माइनस एक्स से गुणा कर दी। अब इन्होंने मूल्य जो है पहले ही बता दिया था, ये जो मूल्य आ रहा है वो 750 रुपए का आ रहा है, तुमने बराबर में कर दिया। इस तरीके से घटाया, जोड़ा, घटाया, गुना, भाग किया। भूलभुलैया वाला डायलॉग बोल दो, मुझे आता नहीं है पर अच्छा डायलॉग लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब क्या करेंगे? हमारे पास समीकरण आ गई, हमको समीकरण ही गणितीय रूप बनाना था, तो हमने गणितीय रूप बना दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें लागत भी पता चल जाएगी, खिलौने की संख्या भी पता चल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पे हमारा उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 जो है वो कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण है या नहीं। हमको बस चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इजी है। देखो यहाँ पे बस हमें करना क्या है, सोल्व करना है। हमको एक क्वेश्चन दे दिया गया है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू में 2x प्लस थ्री। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो पूछते हैं LHS आखिर होता क्या है, RHS आखिर होता क्या है। भैया ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं बायां पक्ष, राइट हैंड साइड को हम कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया है जो कि है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब हमको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है, जिसको हम ओपन करते हैं तो हमको कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा होगा। आप लोग बड़ी क्लास के बच्चे हो, 10th में पहुंच गए हो, तो देख के आप अच्छे से बता सकते हो यहाँ पे क्या है। तो आप देख सकते हो कि होल, यहाँ पे होल लगा हुआ है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है और स्क्वायर भी लगा है। तो इसकी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, किसकी तरह, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आखिर होता क्या है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बस यही फॉर्मूला इसमें लगा देना है। ठीक है, बस हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा दिया, ओपन कर दिया। इधर हमारा यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, प्लस वन था, ऐड कर दिया, तो हमारी यहाँ पे इधर एक द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई है तो हमने अब क्या किया है, इस चीज को इन्होंने 2x प्लस थ्री बोला। ठीक है, और 2x प्लस थ्री जो है इन्होंने कहा है इसको 2x थ्री लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मतलब इसको ये 2x को इधर ले गया और थ्री को उधर ले गए, सॉल्व किया। तो फाइनली हमारी जो समीकरण आई है सॉल्व करने पे, तो वो क्या आ रही है, ये आ रही है x माइनस सिक्स एक्स प्लस का एट एक्स स्क्वायर। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, मैक्सिमम घात हमारी कितनी है, स्क्वायर मतलब टू है। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो हमारा समीकरण है वो व्यापक रूप का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के प्रकार का है। ठीक है, मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो पहला तो हमारा द्विघात समीकरण निकल आया। अब सेकंड वाले को करते हैं। तो सेकंड वाले में हमारा क्या लिखा है, x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है चूंकि x प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज प्लस एट, ये जो है इसको इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे प्लस एट इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट। मतलब यहाँ पे x जो हमारा लिखा था इसकी गुणा इससे और इससे कर दी। तो x की जब x से गुणा हुई तो एक्स स्क्वायर आया, x की प्लस एक से गुणा हुई तो x आया, और एट तो था ही। तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। पर बराबर में हमारा ये लिखा हुआ था। अब हम इसको जब ध्यान से देखते हैं तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, हमारा क्या लिखा हुआ है, x प्लस टू और x माइनस टू, इस तरीके से लिखा हुआ है। ध्यान दोगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा। वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना ये। तो इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला आखिर होता किसका है, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो समझ लो ए हमारा x है, बी हमारा ये, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला में रख के ये हमारा आ गया। इसके बराबर कर दिया x, भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया। मैं यहाँ पे साफ साफ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि सही है, पहले से बेटर है। ठीक है, लिख गया सारा, अभी बचा है। मैं बहुत थक गए हो, देख लो मेरा बेटा थक गया है, लिख रहा था, मुंह ऐसे किया है। ठीक है, आधा घंटे का ब्रेक देते हैं फिर पढ़ना है, ठीक है, आधा घंटे का ब्रेक। ठीक, ये वाली इसकी लाइट वाली लाइन की मैं आधी लाइन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
हम यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, और 4 इधर गया तो प्लस में हो गया, तो हमारा एक्स प्लस 12 आ गया। तो भाई हमने यहाँ पे जब देखा एक्स प्लस 12 जो हमारे पास आया है, इसमें मैक्सिमम घात की बात की जाए तो वो कितनी है, एक है, दो तो है नहीं। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके प्रकार का नहीं है। तो हम लिख देंगे कि भैया हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम अपना थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, x इंटू 2x+3 इजिकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिख लिया हमने, बायां पक्ष ले लिया, सॉल्व गुणा गुणा कर ली, एक्स की गुणा इससे और 3 की गुणा इससे, गुणा करके हमारा इतना आ गया। फिर बराबर में ऑलरेडी हमारा ये लिखा हुआ था, घुमाया फिराया, इसको इधर ले गया तो माइनस में हो गया, 2 में से 1 घट गया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इस तरीके इस फॉर्म में आ गया। अब ये फॉर्म इस फॉर्म के बराबर है, इसके मतलब इसी के प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। यहाँ पे लिखा है x+2 का होल क्यूब, और इधर x³ - 4 लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे तो क्यूब दिया है, हमें तो घात 2 चाहिए, लिख देखते हैं। LH ये लिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो है वो हमने ओपन कर दिया, ठीक है, x+2 का होल क्यूब। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला ओपन किया तो इस तरीके से ये हमारा आ गया, और आ गया ना, बराबर में ये हमारा लिखा हुआ था। तो ये x³ से x³ कट गया, एक्स स्क्वायर तो हमारा कटा नहीं है, ये भी हमारा बचा हुआ है। तो इस तरीके से फाइनली ये जो है यहाँ पे हमने दो किससे भाग कर दिया, 6 से भाग कर दिया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, क्योंकि 6 से पूरी समीकरण कट रही थी ना। अब फाइनली हमारे पास समीकरण आ गई है x² + 2x + 2 0। तो ये भाई हमारी इसके प्रकार का है, इसके प्रकार का है, तो मतलब ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया है, इन्होंने बात यही बोली फोर्थ में, हमको देखने में लगता है कि एक त्रिघात समीकरण है, पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक द्विघात समीकरण मिलता है। बस एक बात समझाने की बोली गई है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो रही है, पर इस एक्सरसाइज को हम परसों कराएंगे, हमें तो आज पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो नेक्स्ट हमारा 4.3 जो पॉइंट है वो आ चुका है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 1 बराबर 0 पर विचार कीजिए। यदि हम इस समीकरण के बाएं पक्ष में x को 1 से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मतलब जहां पे भी x था वहां पे इन्होंने क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पे 1 कर दिया है, यहाँ पे 1 कर दिया है। जब इन्होंने इस चीज को सॉल्व किया तो हमारा कितना आगे जाता है, 0 आ जाता है। भाई हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर था, माइनस 3 गुणे में 1 था, प्लस का 1 था, और बराबर में हमको लाना था। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2 की गुणा 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1, ये हमारा 2 है। ठीक है, और -3 × 1 का मतलब होता है 3 और प्लस का 1। अब 2 की गुणा 1 से जब हुई तो हमारा 2 आया, -3 प्लस का 1, ये हमारा मिलकर 3 हुआ, और 3 + 3 से -3 कट गया, तो हमारा कितना आ गया है, 0 आ गया। वही बात इन्होंने सिंपल से कही है। तो ये कह रहे हैं समीकरण का दायां पक्ष, हम कह सकते हैं एक घात समीकरण जो हमारा दिया गया है का एक मूल है, मूल है। ये इस ये इन्होंने कैसे कह दिया कि ये इसका एक मूल है, एक जो है वो मूल है। भाई अगर किसी समीकरण में हम x की वैल्यू रखते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या ही वैल्यू रखते हो, कितनी भी वैल्यू रखते हो, अगर लेकिन जो भी आप वैल्यू रख रहे हो उससे आपके समीकरण का मान शून्य आ रहा है, तो समझ लो वो जो वैल्यू आपने रखी है वो उसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। जिस वैल्यू को रखने से समीकरण का मान शून्य हो जाता है वो उसका मूल कहलाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि एक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद 2x² -3x + 1 का एक शून्यक दिया है। जो भाई मूल होता है वही हमारा क्या होता है, शून्यक भी होता है, क्योंकि शून्यक हमारा तभी निकलता है जब हम किसी समीकरण को किसी बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, और समीकरण हमारा जो होता है इक्वल टू में 0 ऑलरेडी होता है, मतलब हमारा जो मूल निकलता है वही हमारा शून्यक होता है। अब आप कहोगे शून्य क्या होता है, तो
चैप्टर हमारा जो दूसरा वाला है इसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो आगे का जो बेस है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 1 2 3 ये जो है इनके ये बेस ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे इन्होंने बोला है व्यापक रूप में वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक्स बराबर क्या कर दिया है, अल्फा कर दिया है। अब एक्स की वैल्यू जब हम अल्फा के बराबर देते हैं और ये जो हमारा समीकरण है उसकी वैल्यू हमें शून्य के बराबर प्राप्त आ रही है, तो इसका मतलब अल्फा जो है द्विघात समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और ये इसका क्या हो जाए, एक मूल हो जाएगा, यहाँ कह देंगे इसका एक शून्यक हो जाएगा। बस इतनी सी बात बोली है इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। तो इन्होंने भाई बोला है चैप्टर 2 की बात की है, बार बार मैं भी यही बोल रही हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो इसके पहले वाले जो भी चैप्टर है वो आपको रिवाइज करने जरूरी है। ठीक है, द्विघात समी इन्होंने बोला अध्याय 2 में आपने देखा है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं, अतः किसी द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। भाई सेम चीज है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण जो होती है वो सेम चीज ही है। ठीक है, बस क्या है कि उसमें हम बहुपद में निकालते हैं शून्य और समीकरण में निकालते हैं मूल्य। और शून्य और मूल्य जो है वो शून्य और मूल जो है उनकी वैल्यू जो है वो हमारी सेम होती है। और इन्होंने कहा है बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते थे, दो हो सकते थे। तो भाई मूल भी हमारे अधिक से अधिक दो हो सकते थे। उसमें तीन कंडीशन निकल के आती थी, या तो हमारा एक शून्य होगा, या कोई भी शून्य नहीं होगा, या दो शून्य होंगे। तो ऐसे ही इसमें भी हमारी तीन कंडीशन ही निकल के आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो तीसरा उदाहरण जो है वो हमसे कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इनके मूल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से बहुपद को। तो यहाँ पे हमने देखा है हम मध्य पद -5x को -2x -3x से इस तरीके से इन्होंने तोड़ लिया। ठीक है, तोड़ लिया, फिर इसमें कॉमन ऑमन ले लिया, इस तरीके से हमारा आ गया। अब आप कहोगे मैम आप ऐसे क्यों समझा रही हो, हमें प्रॉपर तरीके से समझाओ। तो भाई हम आपको प्रॉपर तरीके से हम समझाएंगे, हालांकि हमने चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में ये सब पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास क्या है, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू में हमारा है 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमें इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर हम करेंगे आखिर कैसे भाई, x² का जो गुणांक होता है और साथ में हमारा जो अचर पद होता है इनके हम आपस में गुणा करके देखते हैं। तो हमारा x² का गुणांक है 2 और अचर पद है 3, जो गुणा की हमारे पास आ गया 6। अब 6 जो आया है इसका हम लासा करके देखेंगे, तो भाई हमारे पास 2 और 3 ऑलरेडी आएगा, हमको पता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, 2 3 6 होता है, 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो हमें ये जो 6 हम गुणा करने पे ये 6 लाए थे ना, हमने जब गुणा की थी तब हमने 6 लाया, तो बीच में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बीच में जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा है -5, मतलब एक साइन के साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम जोड़े या घटाएं, हमको -5 लाना है। अब 6 की गुणन हमको 6 को इस तरीके से लाना है कि गुणा करने पे हमारा 6 ही आए। इसके जो हमने फैक्टर निकाले, हमारे फैक्टर क्या निकले हैं यहाँ पे, 2 और 3 निकले हैं। तो 2 और 3 को इस तरीके से अरेंज करना है कि गुणा करने पे हमारा 6 आ जाए। भाई अगर हम इनको गुणा करते हैं तो हमारा 6 तो आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। पर अगर हम 2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो हमारा 5 आ रहा है, पर हमारे पास आना क्या चाहिए था, -5। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखो भाई, यहाँ पे 2 को भी माइनस का कर देंगे, 3 को भी हम माइनस का कर देंगे, तो हमारा जुड़ तो जाएगा, 5 तो आ जाएगा, और माइनस का 5 भी आ जाएगा। मतलब हमारा काम बन रहा है, गुणा करने पे 6 भी आ रहा है, माइनस का 5 भी आ रहा है। मतलब हमने क्या लिया, हमने जो लिया है, हम 2x² जो लिखा होता है वो तो उतार देंगे। बस ये जो हमारा 5x लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, -2x, -2 लिया था ना,
माइनस का 3x ये लिख देंगे। बाकी जो हमारा क्वेश्चन है वो हम सेम टू सेम उतार, इस 5x की जगह पे हमने ये लिख दिया है -2 -3 लिया था ना, वो हमने ले लिया है, और x इसमें लगा हुआ था ना, इसलिए हमने इनमें x लगा दिया। अब इसमें हम आपको दूसरे कलर से बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से हम एक कॉमन लेते हैं। जैसे कि पहले वाला जो हमने ग्रुप लिया है उसमें से हमको 2 दिख रहा है कॉमन, x भी दिख रहा है कॉमन। इसमें से 2x तो चला गया, एक x बच गया, उतार दिया। माइनस लगा था बीच में तो माइनस हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 2x तो पूरा कॉमन ले लिया था तो 2x बन जाए 2x होता है, मतलब हमारा 1 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो हमको यहाँ पे माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हाँ यहाँ पे आप साइन चेंज कर सकते हो। तो हमारा 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लिया। जो चीज माइनस कॉमन लेने से जो चीज माइनस की होती है वो प्लस में हो जाती है, जो प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 तो चला गया, x बच गया, ये यहाँ पे हमारा प्लस था तो ये माइनस का हो गया, 3 एकम 3 होता है। अब ये बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारे ब्रैकेट आए हैं दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं है तो मतलब समझ लो कि आपने कोई गड़बड़ किया है बस। अब हमें ब्रैकेट वाला कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास जो भी बचा हुआ है, क्या बचा है, ये बचा है और ये बचा है, इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे 2x-3। ये हमारे गुणनखंड निकल के आ गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे गुणनखंड कहाँ है, 2x-3 ये। ठीक है, ये हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे सेम टू सेम गुणनखंड निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि ये हमारे गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। आगे चलते हैं, गुणनखंड तो हमारे निकल के आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको हम जीरो रखकर, बराबर में जीरो रखकर हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, 2x-3 आया था, इसको हम बराबर में जीरो रखेंगे। देखो यहाँ पे बराबर में जीरो रखा है, और एक तरफ हमारा क्या था, x-1 था, इसको भी बराबर में जीरो रखेंगे। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, 2x को अभी इधर रखेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, तो 3 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हम उधर भेजेंगे, 2 इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाते ही उल्टा चिन्ह हो जाएगा। गुणे का उल्टा क्या होता है, भाग होता है, तो बराबर में उधर जाते ही 2 भाग हो जाएगा। तो x की एक तो वैल्यू निकल के आ गई है 3/2। ऐसे ही इधर x की वैल्यू निकालेंगे, 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू हमारी x की 1 आ जाएगी। दोनों वैल्यू हमारी निकल के आ गई है, बस हमें x के मान ही बताने थे। तो यही, ये जो हमारे x के 2 वैल्यू निकल के आई है, यही हमारे क्या है, इस समीकरण के मूल है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और मुझे पता है अगर आपने ये वाली क्लास कर ली, एक्सरसाइज आप करो या ना करो, पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगी भी एक्सरसाइज जरूर कर लेना, क्योंकि 10th है आपका, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए कि हमने 2x² - 5x = +3 = 0 के मूलों को 2x² - 5x +3 के दो रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडित करके प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर प्राप्त किया। मतलब जो हमने किया है वही बात इन्होंने बस एक लिखित में दे दी है कि आखिर हमने किया क्या है। अगर जैसे कि आपको रिवाइज करना है तो सिंपल सी ब्लैक वाली हेडिंग आप पढ़ लो, तो पता चल जाएगा कि आपने किया क्या है। ठीक है, रिवाइज करने की विभाग से आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया। अब हम देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 4। लगातार बोलती रहती हूँ, स्पीड में बोलती रहती हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा रुक रुक के बोलना चाहिए, थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैम आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, उसी हिसाब से मैं अपनी स्पीड को मेंटेन कर लूंगी। या आपको लगता है कि मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए तो मैं फास्ट भी पढ़ा सकती हूँ, बस आपका रिस्पॉन्स सही है। ठीक है, फिर से एक बार आपसे कहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें, और हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को शेयर कर दें। साथ में अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे डालिए जोजस स्टडी डालिए, चाहे तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हो, ये नाम भी डाल सकते हो, और जो जिस स्टडी डाल दोगे तो तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं वो आपको मिलेगा, ये फ्री में आपको सारा सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, कोई पेड नहीं है। दूसरी बात ये है कि सारी बुक्स जो हमारी नई सिलेबस की है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। और एक और रिक्वेस्ट है ऐप के रिगार्डिंग, कि हमारे ऐप को 5 स्टार की रेटिंग दे देना, अच्छा से कमेंट छोड़ देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है,
तो और साथ में हमारी ये जो वीडियो क्लासेस भी हैं वो भी मैं वहां पे डाल दूंगी, अभी डाली नहीं है, डाल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में, दिखा समीकरण फॉर 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो भैया मूल ज्ञात करना है तो वही क्वेश्चन है सिंपल से। तो हम क्या करेंगे, 6 की मतलब x² के गुणांक की और अचर पद की गुणा करते हैं तो 6 दूनी हमारा क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। इसका हम निकालेंगे क्या, क्या लास्ट, 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये हमारे गुणनखंड आए, क्या आए हैं, 2 आया है 3 आया है। ठीक है, गुणा करने पे हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं। हमको अरेंज किस तरीके से करना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स का गुणन क्या है, -1 है, 1 हम लिखते नहीं है ना, तो इसको माइनस, मतलब जोड़े या घटाए हमारा -1 आना चाहिए, और गुणा करने पे हमारा 12 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करना है। और ध्यान रखना है यहाँ पे -2 है। ठीक है, -2 है मतलब माइनस का 12 आना चाहिए, क्योंकि जब हम 6 और -2 की गुणा करते हैं तो हमारा माइनस का 12 आता है। लासा हम माने -12 का थोड़ी ना निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का 12 आना चाहिए और -1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से अरेंज करें कि जैसे कि हमने 2 और 2 को साथ में ले लिया तो हमारा 4 हो गया, और 3 तो है ही। अगर हम 4 में से 3 को हटाते हैं हमारा 1 तो आ रहा है, पर हमको माइनस का 1 चाहिए था, तो 4 को हम माइनस का कर देते हैं, 3 को प्लस का कर देते हैं, अब हमारा माइनस का 1 आ गया। अब सेम काम करते हैं, -4 और 3 की गुणा करके देखते हैं तो हमारा माइनस का 12 भी आ रहा है। पहली कंडीशन में फिल हुई, दूसरी कंडीशन में फिल हुई, तो हमको क्या मिला है, -4 मिला है और प्लस का 3 मिला है। ये हमें दो चीज मिल गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है, प्लस का 3x और माइनस का 4x, यही सेम चीज हमको मिली थी, वही हमने यहाँ पे लिख दी है। अब लिख दी है, अब ये प्रॉपर तरीके से हमने कॉमन ऑमन लिया, अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं। अब हमें मूल निकालने के लिए इनकी वैल्यू को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, मूल निकालने के लिए इनकी वैल्यू को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रख के, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें दो गुणनखंड मिल जाएंगे। पहला ये मूल हो जाएगा और ये हमारा दूसरा मूल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनके दो मूल हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये है हमारा फिफ्थ वाला उदाहरण। फिफ्थ वाला उदाहरण जो है वो क्या कह रहा है, दिखा समीकरण 3x² माइनस का 2 √6x+2 इसका 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होंगे, क्यों घबरा रहे हैं, उसका भी रीजन बता देते हैं। घबराने का रीजन है ये अंडर रूट। भैया इससे बहुत डर लगता है, एक तो अंडर रूट से बहुत डर लगता है, दूसरा दशमलव से भी डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, पक्का डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। भाई कुछ नहीं, मूल ही निकालना है, जो कर रहे हैं वही तो करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, x² का गुणांक और चर पद इनकी गुणा करनी पड़ती है। भाई ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो 3 और 2 की हमें गुणा करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। मतलब गुणा करने पे हमें क्या लाना है, 6 लाना है। बीच में क्या लिखा हुआ है, x का गुणांक, मतलब जोड़ो या घटाओ, हमें क्या लाना है, 2√6 लाना है। ओ हो, कैसे लाएंगे भाई, तो भाई हम जानते हैं एक बात, क्या, दो को हम कैसे तोड़ सकते हैं, अगर हम दो को तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, आप कहोगे, हम ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं, दो की गुणा एक्स में कर लें तो हम दो को तोड़ सकते हैं। भाई हम दो को एक और तरीके से तोड़ सकते हैं, वो तरीका क्या है, दो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 × √2, ये वैल्यू होती है 2 की। ऐसे ही हम 3 को भी तोड़ सकते हैं, √3 में √3, मतलब इनकी आपस में हमने गुणा कर दी अगर इन चारों की, तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, और 3 × 2 हमारा क्या होता है, 6 ही तो होता है। समझे, तो इसी चीज का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, और हमको प्लस माइनस करने पे ये लाना था, तो हम इन चारों को इस तरीके से मैनेज करेंगे, रूट पे 6 आ जाए,
मान लो हमने इनको साथ में ले लिया तो ये हमारा रूट में 6 हो गया रूट में 6। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारे पास रूट 2 और रूट 3 अभी भी बचा हुआ है। अब तो कुछ नहीं करो, इनको भी साथ में ही ले लो, क्योंकि ये रूट 6 है और ये भी रूट 6 है। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√6 ही तो आएगा। अगर रूट सिक्स अगर रूट 6 और रूट 6 की हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आएगा ना। और 6 ही हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे गुणा आ रही थी। ध्यान से समझिएगा, हमें गुणा करने पे 6 लाना था, जोड़ने घटाने पे माइनस का 2√6 लाना था, माइनस का 2√6 लाना था। पर यहाँ पे तो ये प्लस के आ रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो है हमारा, ठीक है, इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का लाने के लिए इसको भी माइनस का करना पड़ेगा, इसको भी माइनस का करना पड़ेगा। जब हमारे माइनस माइनस के होते हैं तो जुड़ते तो हैं, पर चिन्ह माइनस का रहता है, तो हमें चिन्ह माइनस का चाहिए तो हमने ला दिया। तो जब हमने इनकी गुणा की, माइनस के रूट 6 की, माइनस के रूट 6 की जब गुणा करते हैं तो हमारा प्लस का आता है, प्लस का भी आ गया। बस, कितना सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। तो हमने यहाँ पे सिंपल से क्या किया, माइनस के 2√6x की जगह पे माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6x लिख दिया। हमने बस कॉमन ले लिया। कॉमन आप कहोगे 3 और रूट 6 में से कॉमन हमको कुछ दिख नहीं रहा है। भाई 3 का मतलब अभी हमने बताया रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, और रूट 6 का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है, रूट 2 इंटू में रूट 3। आप बता सकते हो इसमें कॉमन क्या है, भाई रूट 3 और रूट 3 कॉमन ले लो, तो हमारा क्या बच गया, ये हमारा बच गया इधर, और रूट 2 बच गया इधर, वही चीज आ गई। सेम ऐसे ही ये रूट 2 का मतलब क्या है, रूट 2 इंटू में रूट 2, और इसका मतलब क्या है, रूट 3 इंटू में रूट 2। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो रूट 2 कॉमन है, तो हमारा रूट 3 बच गया और रूट 2 ये बच गया। बस हमारे दोनों गुणनखंड निकल के आ गए। मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर के इक्वल करना पड़ेगा, मतलब 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ गया। यहाँ पे हमने 0 के इक्वल किया तो हमें x की वैल्यू, पहली वैल्यू ये मिली। और यहाँ पे मतलब इस चीज को हमने दोबारा, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम है ना, सेम ब्रैकेट है, तो हमें x की वैल्यू जो है 2 बार सेम मिली है। मतलब उसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा, x की वैल्यू जो है 2/3, अंडर रूट 2 का अपॉन में सेम वैल्यू मिलेगी। तो इन्होंने तभी कहा है, यह मूल गुणनखंड रूट 3x माइनस रूट 2 के 2 बार आने के कारण 2 बार आता है, अर्थात इस मूल की पुनरावृत्ति होती है, मतलब 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक लाइन भी लिख दी है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है मूलों की, तो ये दोनों मूल भी इन्होंने लिख दिए। ठीक है, अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम जानते हैं क्लास थोड़ा लंबी हो जाती है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही क्लास में आप लोग पढ़ लो, मस्त हो, टेंशन फ्री हो जाओ। एक ही क्लास में बार बार क्लास देने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो, क्या है, थोड़ा आधा घंटा ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज को आप डीप में पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा है। और अगर, हाँ, आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आए, हो सकता है आपने टॉप भी कर लिया, तो भाई मेरा ही नाम हो गया। बस कमेंट करके बता देना, मैम मैंने आपसे पढ़ा था, आपने पढ़ाया और मैंने टॉप कर लिया। जब बच्चे इस तरीके से मैसेज करते हैं ना, तो सच में बहुत खुशी होती है कि बच्चे कहते हैं मैम मैंने आपसे पढ़ा था और आपकी वजह से मेरे इतने नंबर आए हैं, मैम मैंने क्लास में टॉप किया है, मैम मैंने स्कूल में टॉप किया है, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो यार, किसी को अपनी तारीफ सुनना नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो तुम ये काम करते रहना और पढ़ाई अच्छे से करना, मेरी मेहनत को बर्बाद मत करना। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्रार्थना कक्ष में विनिमय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 4.1 की बात किया है, उन्होंने कहा है कि हमने ज्ञात किया है कक्ष की चौड़ाई x मीटर, और मतलब ये समीकरण हमने सबसे पहले बनाई थी ना, इन्होंने एक कक्ष बनाने की बात की थी जहां पे हमने चौड़ाई x मानी थी और लंबाई 2x+1 मानी थी, और उसका जो स्क्वायर एरिया जो था वो 300 मीटर स्क्वायर था, अगर आपको याद रहा। तो वहां से हमने समीकरण बनाई थी, तो हमारी ये समीकरण बन के आई थी। ठीक है, वहां पे हमने सॉल्व किया था प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे आप सोचोगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ये सोच रहे होगे आखिर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। भाई हमारे पास समीकरण आखिर थी क्या,
2x² प्लस का x माइनस का 300 बराबर में 0। ये थे हमारे समीकरण। x² के गुणांक की गुणा हमने की अचर से, तो मतलब 2 की गुणा हमने की किससे, 300 से। अब ध्यान रखना 300 जो है वो हमारा माइनस का है, ठीक है। चाहे तो हम ऊपर लगा दे रहे हैं, हमने स्पेस छोड़ा नहीं है, तो माइनस ऐसे करते हैं नहीं है। चलो, मैं मैथ्स का टीचर होके अगर ऐसे करूंगी तो आप लोग भी सोचोगे मैम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे रफ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं। चलो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इस तरीके से -300 जिससे जब हमने गुणा की तो हमारा माइनस का 600 आ गया। अब हमें लासा -600 को थोड़ी ना निकालना है, 600 का लासा निकालना है, ठीक है। तो हम 600 का लासा निकाल लेंगे। तो कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। 2 × 3 = 6, 0 0। और 2, 15 दूनी 30 होता है। फिर 2 से कर लेंगे, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10। अब हम 5 से कर लेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 25। फिर 5 से कर लेंगे, 5 × 3 = 15। फिर 3 से कर लेंगे, 3 × 1 = 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं। हम देख लेती हूँ मेरे पीछे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओ नो, ठीक है। तो कोशिश करती हूँ यहाँ पे कुछ करने की, नहीं हो रहा। कुछ करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि सीखने से ही हम कुछ सीखते हैं। Oh shit, where I went? No, 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 नहीं हो रहा है। कभी और सीखेंगे, चलो कोई बात नहीं है। नहीं सीखना मुझे अभी, क्योंकि मेरे पास अभी सीखने का टाइम नहीं है, ठीक है। कितना हो गया, बहुत बातें कर ली, आगे चलते हैं। अरे अब आपको दिख रहा होगा, मैं भी पागल हूँ, पागल होने काम करती हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का x, मतलब गुणा करने पे हमें क्या लाना था, गुणा करने पे हमें माइनस का 600 लाना था। तो जोड़े या घटाए हमें क्या लाना था, प्लस का 1 लाना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इनको मैनेज करना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, 3 पचे 15। 40 और 15 से मेरा कोई काम नहीं बनेगा। अगर 3 हम ये कर लेते हैं, काम करना पड़ेगा। हमारी बेबी रोने लगी है, हमारी छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी है, मेरी भैया की बेटी रो रही है। थोड़ा सा तो हमें इस तरीके से मैनेज करना है। 25 हो गया। इसको देख लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 नहीं 24, काम बन गया। 25 और 24 से काम बन गया। अगर 25 में से हम 24 को घटा देते हैं तो हमारे पास एक तो आ रहा है, मतलब जोड़ने घटाने पे एक तो आ गया। और 25 और 24 की अगर हम गुणा कर देते हैं, ये हमने प्लस का 25 लिया है, माइनस का 24 लिया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम दोनों की गुणा करते हैं तो हमारा 600 भी आ जाएगा, वो भी माइनस का, मतलब हमको मिल गया है। क्या मिला है, प्लस का 25 मिला है, माइनस का 24 मिला है, हमने यहाँ पे रख दिया। एक कॉमन नॉर्मल लेके हमने यहाँ पे दो फैक्टर्स बना दिए हैं, दो गुणनखंड बना दिए हैं। अब हमें मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो हमारे दो मूल इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। तो यही हमारे ये जो है, ये x जो है माइनस, हमारी लंबाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि x अक्ष की चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम आंसर नहीं मानेंगे। ये वाला सिर्फ आंसर हो जाएगा, मतलब चौड़ाई इतनी हो जाएगी, इसी के हिसाब से हमने लंबाई निकाल ली। बस सिंपल से हो गया। अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज 4.2 पे, जो कि होगी हमारी परसों, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, करेंगे आराम से। हम आगे चलते हैं, थोड़ा ही हमारा चैप्टर बचा है। यहाँ पे लिखा है मूलों की प्रकृति, ध्यान रखना ये टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक, सॉरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते ही आता है, एक क्वेश्चन तो आते ही, 2 3 आ जाए उसकी बात अलग है,
एक तो आता ही आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वही व्यापक समीकरण लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इजकल टू में 0। इन्होंने इसके मूल की बात, जब हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम ये जो लासा वाली विधि है इस तरीके से ये काम नहीं कर पाती है, तब ये फॉर्मूला हमारा काम आता है। ठीक है, अगर आपको लासा निकालने में भी टाइम लग रहा है, आप नहीं चाहते हो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, उस ये फॉर्मूला लगा दोगे तो डायरेक्ट भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, यहाँ हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को सीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, सीधराचार्य विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आखिर होता क्या है, मैं एक बार खुद बता देती हूँ। मैं इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा अच्छा लिखते हैं भाई, इसलिए मैं नहीं रफ करती हूँ, ताकि और जो बच्चे होते हैं मैं उनको बता सकूं कि मैंने इसको डीप में पढ़ा है। यार कुछ तो बताना पड़ेगा ना आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और ध्यान रखना ये अपॉन जो है पूरे के अपॉन में रहता है, मतलब पूरा का बटा रहता है। तो क्या होता है, एक बार हम इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सिंपल। ठीक है, अब इसमें भी 3 कंडीशन आती हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू है अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें क्या होता है, हम दो भिन्न वास्तविक में मूल प्राप्त करते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो होते हैं माइनस का b अपॉन में 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा रहता है माइनस b अपॉन में 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। सच बताएं, इन्होंने ये बताकर यहाँ पे कुछ, मतलब आपको बस कंफ्यूज कर दिया है। आपको आपको लग रहा होगा कि ये हाय रे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। भाई इस फॉर्मूले का ही दूसरा रूप है ये। कैसे भाई, माइनस बी अपॉन में 2a, यहाँ पे भी है माइनस बी अपॉन में 2a, माइनस बी अपॉन में 2a यहाँ पे भी है ना, फिर है प्लस। ठीक है, प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस ले लिया, हम आपको रफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा है क्या, प्लस है। साफ कर देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस था और यहाँ पे भी प्लस है। एक हमारा यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। बाकी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a फिर से है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, मतलब इसी फॉर्मूले को इस तरीके से इन्हें तोड़ फोड़ के रख दिया है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हो। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सेम फार्मूला इन्होंने लिख कर रखा है भाई, सेम फार्मूला लिख के रखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आगे चलते हैं, बस ध्यान रखना अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो इसके दो मूल होंगे। ठीक है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, बस अंडर रूट, वो हमारा अंडर रूट वाला था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो हट जाएगा, सिंपल से आ जाएगा माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, ये आ जाएगा, और दोनों ही मूल हमारे सेम रहेंगे। देखो अभी हाँ, हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी खुद ही ये बताएंगे कि आखिर है क्या। देखो, जब हमारे इस तरीके से ये हमारा ग्रेटर देन आता है तो इसके दो भिन्न मूल हो जाते हैं, भिन्न मूल हो जाते हैं। अगर हमारा 0 आ जाता है तो दोनों मूल जो होते हैं वो बराबर रहते हैं, मतलब ये भी माइनस बी अपॉन 2 है, दूसरा भी माइनस बी अपॉन 2 रहता है। ठीक है, इसके दोनों मूल कितने रहते हैं, माइनस का बी अपॉन 2a रहता है। ठीक है, ये इसको एक सही करके भी लिख देंगे, आपको टेंशन मत लो, प्रॉपर तरीके से हमारी बुक को लिखा गया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि स्थिति में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। कितने हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने तीसरी कंडीशन दी है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो यह यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है, और जिसका वर्ग मतलब जिसका वर्ग बी स्क्वायर माइनस 4ac
हो, तो द्विघात समीकरण की स्थिति में कोई मूल नहीं होंगे। मतलब अगर ये छोटा आ रहा है तो हमारे कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे। फिर इन्होंने कहा है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक है या नहीं। इसको द्विघात समीकरण का विविध कार कहते हैं। विविध कार क्या होता है? तो विविध कार जो होता है वो इन्होंने किसको बताया है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो हमारा विविध कार कहलाता है। यही डिसाइड करता है कि इसके कितने मूल हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि बहुपद में या तो एक मूल हो रहा था या तो दो मूल हो रहे थे, सॉरी, बहुपद में या तो एक शून्य हो रहा था या दो शून्य हो रहे थे या शून्य हो ही नहीं रहते। सेम चीज हमारी यहाँ पे भी आ रही है, या तो एक मूल हो रहा है या दो मूल हो रहे हैं या तो हमारे कोई भी मूल प्राप्त नहीं हो रहा है। सेम चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूले में चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उसी चीज को प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। अगर हमारे दो भिन्न मूल आ रहे हैं, इसका मतलब जो विविधकार है वो हमारा 0 से बड़ा है। विविधकार मतलब ये, ठीक है, ये अगर दो बराबर मूल आ रहे हैं इसका मतलब ये है, एक मूल का मतलब एक मूल की वैल्यू, यहाँ पे दो मूल आ रहे हैं पर वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, इसलिए मैं एक मूल कह रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर बराबर मूल आ रहे हैं तो इसका मतलब विविध कार जो है वो 0 के बराबर है। अगर यहाँ पे कोई मूल नहीं आ रहा है इसका मतलब विविध कार जो है वो 0 से छोटा है। बस हो गया। ठीक है, अब हम अपना करेंगे उदाहरण 7। उदाहरण 7 जो है वो हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कार ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने पहले का विविध कार ज्ञात करना है। विविध कार तो आपको पता ही है ना, हम एक बार फिर से बता देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा क्या होता है? विविध कार होता है। ठीक है, तो हमें ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए होता है और एक्स का गुणांक हमारा बी होता है, अचर जो होता है वो हमारा सी होता है। तो हमने यहाँ पे ए बी सी जो है वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख ली है। हमने देखा कि -8 आया है, -8 आया है, इसका मतलब क्या है भाई? माइनस में आया है तो वो हमारा 0 से छोटा होगा। अब 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब इसके वास्तविक मूल है ही नहीं। आया समझ में? अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा 8। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। तो ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है? तो यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया गया, जैसा कि ये हमारा फाटक एक ए है और ये हमारा फाटक बी है। ये क्या इन्होंने बोला है? व्यास है, जिसकी लंबाई इन्होंने कितनी बताई है? 13 बताई है। अब हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे एक फाटक मान लीजिए कि एक खंबा गाड़ना है पी। ठीक है, पी इन्होंने पोजीशन देकर रखी है। तो इनका इस तरीके से गाड़ना है कि ए और बी से दूरियों का अंतर जो है वो कितना है? 7 है। तो अब हमें तो पता नहीं किस पोजीशन पे हम गाड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, बीपी जो है, ठीक है, ये जो हमारा बी और पी है, यहाँ पे हम इस दूरी को एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स है और हमको पता है कि ए पी और प्लस बीपी जो है इन्होंने दे के रखा है, सॉरी प्लस नहीं माइनस, इन्होंने दे के रखा है दोनों का अंतर जो कितना है? 7 है। अब एपी तो हमें पता नहीं है, ठीक है, एपी हमें पता नहीं है, पर हमने बीपी जो है वो मान के रखी है, एक्स मान लिया है, और इधर 7 था। अगर हम एपी एक्स के टर्म में निकालना चाहे तो हम एक्स को उधर ले जाएंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 7 आ जाएगा। कितना मीटर? ये हमारी एपी क्या आ जाएगी? एक्स प्लस 7 आ जाएगी। इस तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, इतना हो गया। आगे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा क्वेश्चन ही गायब हो गया। अरे राम, आ गया। ठीक है, अब हमको पता है कि ए बी मतलब हमारा पूरा व्यास कितना था? 13 था। अब हमारा डायग्राम यहाँ कैसा था? इस तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ था ना। यहाँ पे व्यास का मतलब क्या होता है? वो हमारे केंद्र से होके जा रहा है। ये हमारा 13 था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था और यहाँ पे हमारा पी था। ये पॉइंट हमारा पी का था। ठीक है, इस तरीके से दिया गया था। आपको अगर ध्यान होगा तो आपने एक प्रमेय पढ़ी है,
ठीक है। अगर ये हमारी लाइन नहीं है, हम आपको बता देते हैं। प्रमेय हमारी एक क्या कहती है कि कोई व्रत है, अगर व्रत में कोई ब्यास जा रहा है, अगर कोई ब्यास जा रहा है उसमें आप वही जो हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है, इनको आप परिधि के किसी तीसरे पॉइंट से मिलाते हो, मतलब इस तरीके से कोई त्रिभुज बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये एक हमारी प्रमेय है, ठीक है, ये हमारी प्रमेय है, ठीक है। क्यों, यही हमने अब बता दिया रीजन, ये हमारी एक प्रमेय है, हम हो सकता है इसमें भी हो, वो हम पढ़ाएंगे आपको, 9th में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो हमको पता चल गया कोण पी जो है 90 डिग्री का है, अब 90 डिग्री है जहां पे, वहां पे हमारी पाइथागोरस तो प्रमेय लग ही जाएगी, लग जाएगी। तो एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर। तो हमने एपी की वैल्यू रख दी, बीपी की वैल्यू रख दी, एबी की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो हमारी ये समीकरण आ गई, समीकरण तो हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे थे ये वाली समीकरण पूरी दो से कट रही है, दो एकम दो, दो सते 14, ठीक है, और दो छंगे 12 जीरो। तो हमने इसको सॉर्ट करके इस तरीके से काट के लिख लिया। अब हम इन्होंने कहा था, मतलब हमें पता करना है कि मूल है कि नहीं, सबसे पहले विविक्तकार ही पता कर लो। जब हमने विविक्तकार की वैल्यू निकाली तो हमारा 289 आ रहा है, जो कि जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब इसके दो भिन्न मूल होंगे, ठीक है, दो भिन्न मूल होंगे। तो हम अब हमारा जो वो था स्थित धराचार्य वाला फॉर्मूला, वो हम लगा देंगे। क्या था हमारा, हम एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी की वैल्यूज निकाल लेंगे, इसमें हम रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो एक आ जाएगी प्लस का 5, एक आ जाएगी माइनस का 12, माइनस में तो हमारा दूरी हो नहीं सकती ना, तो हमारी हम क्या वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे दिखा है बी की दूरी है, ठीक है, और यह दूरी धनात्मक होती है, तो मतलब इसको हम छोड़ देंगे, फिर यह x बराबर 5 हो जाएगा। इस प्रकार फाटक बी से इसकी दूरी 5 है, और ए से हम यहाँ पे ए के लिए हमने क्या रखा था, एपी जो था वो हमने क्या माना था, एपी जो है वो हमने क्या किया था, एफ क्या किया था, 13 माइनस 7 नहीं 7 प्लस एक्स किया था। तो 7 प्लस एक्स 17 नहीं, 7 5 12 हो जाएगी ये हमारी, ठीक है, इस तरीके से हमारी हो गया आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी, 8वां उदाहरण भी हो गया, हमारा लास्ट उदाहरण है। ये कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविधकार ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये वास्तविक उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो ध्यान रखिएगा कि विविधकार ज्ञात करना है, तो विविधकार क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। बस जब जीरो आता है तो क्या होता है, तो हमारे दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, दो बराबर मूल होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे गायब हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये लिखा है, तो दो बराबर मूल हमारे क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, दोनों ही होंगे। तो हमने सॉल्व किया, वैल्यू रखी, तो इस तरीके से हमारे दो एकम दो, दो तिया 6, दो एकम दो, दो तिया 6, तो हमारा क्या आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 दोनों हमारे बराबर मूल आ गए इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन गायब हो रहे हैं, पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारे दो मूल पता चल गए, दो बराबर मूल पता चल गए हैं, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारी आ गई है एक्सरसाइज 4.3, जिसको हम कराएंगे नरसों, और इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, उसके बाद ये हमारे पास सारांश आ गया है। इसको देखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, चर x में द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहाँ a b c क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ध्यान रखना ये वाला a जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो जाएगा, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो x² की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो फिर हमारी सिर्फ इतना समीकरण रहेगा जो कि हमारा द्विघात नहीं होगा। इस वजह से ये बार बार बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कह रहे हैं एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के एक मूल कहलाती है यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c हो, तो द्विघात बहुपद के शून्य और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं।
वही सिंपल सी बात समझा चुके हैं। फिर लिखा है यदि हम ax² bx प्लस c के दो रैखिक गुणांकों में खंड कर सके तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर प्राप्त करते हैं। मतलब हमें जब मूल ज्ञात करने होते हैं तो हमें इस जो हमारे गुणनखंड करके आते हैं उनकी वैल्यू को हम 0 के बराबर रखते हैं, वही बात बोली गई है। फिर यहाँ पे लिखा है द्विघाती सूत्र द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a द्वारा देय होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दिया है, दो कंडीशन हमको मूल तब प्राप्त होते हैं जब विविक्त कार जो होता है वो या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। अगर छोटा होगा तो वहां पे कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीनों कंडीशन दे दी गई हैं, जैसे कि दो भिन्न मूल तब होंगे जब विविध कार की वैल्यू ज्यादा होगी, बराबर मूल तब होंगे जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, कोई मूल तब नहीं होगी जब इसकी वैल्यू छोटी होगी। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम्बल रिक्वेस्ट यह है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या, पहले अपनी 4.1 के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।